बहू की डिलीवरी। कविता संगम विहार में अपने सास, ससुर और पति के साथ रहती है। आज उसकी सास इंद्राणी बेहद खुश होती है, और खुश भी क्यों ना हो भला, आज उसकी दादी बनने का बरसों का सपना जो पूरा हुआ है। राघव बेटा, जल्दी से मार्केट जाकर 8-10 किलो मिठाई लिया। आज मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटना चाहती हूँ। आखिर मेरा सालों पुराना अरमान जो पूरा होने जा रहा है। अरे माँ, इन सब की क्या जरूरत है? जरूरत क्यों नहीं, मैं पहली बार दादी बनने वाली हूँ। और सुन, तू मिठाई लाने में कोई कंजूसी मत करना, कोई बढ़िया सी मिठाई लिया बेटा। अच्छा ठीक है माँ, ले आता हूँ। अब तो खुश? अरे खड़ा क्यों है, जा ना। अब क्या तेरे लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? वो माँ, जा रहा हूँ। इतना कहते ही राघव तेजी से मार्केट की ओर निकल जाता है। सुबह सुबह बहू के मुंह से इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। शादी के 3 साल बाद बहू ने यह खुशखबरी सुनाई है। मेरे तो कान तरस गए थे ये सुनने के लिए। हाँ, लेकिन बहू है कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे यहीं कहीं होगी, आ जाएगी अभी। पर वो गई कहाँ है? ओफो, कितने सवाल करते हो आप। मंदिर गई होगी, और कहाँ जाएगी, आती होगी थोड़ी देर में। इंद्राणी, तुमने उसे अकेले क्यों जाने दिया? कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो? आप बेकार की टेंशन ले रहे हैं। मंदिर कौन सा जंगल में है, यहीं पर तो है। और वैसे भी ऐसे में प्रेग्नेंट महिला को ज्यादा चलना फिरना चाहिए। गौतम कुछ कहता इससे पहले ही कविता हाथों में पूजा की थाली लेकर वहां पहुंच जाती है। बहू, इतनी देर कैसे कर दी आने में? दरअसल पापा जी, मैं कुछ कपड़े और बर्तन गरीबों को दान कर रही थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई आने में। अरे कोई बात नहीं, इतना तो चलता ही है, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। मम्मी जी, क्या मैं थोड़ी देर आराम कर लूं? बहुत थकावट सी महसूस हो रही है। अरे नहीं बहू, ऐसा बिल्कुल मत करना। ऐसे में जितना ज्यादा काम करेगी ना, बच्चा भी उतना ही स्वस्थ पैदा होगा। पर माँ जी, मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा। एक काम कर, तू खड़े खड़े ही बर्तन धो दे, इससे बच्चा भी आगे जाकर फुर्तीला होगा। अरे करने देना बहू का आराम, क्यों पीछे पड़ गई है उसके? आप ना बस चुप रहिए जी। कभी आपने बच्चा पैदा किया है क्या? राघव को मैंने जन्म दिया था, मुझे पता है कि बच्चे किस तरह से हेल्दी पैदा होते हैं। आप मत सिखाइए मुझे। और फिर जब बहू चलती फिरती रहेगी तभी तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी ना। अरे पर क्या हो गया अगर बच्चा ऑपरेशन से भी होता है तो? अरे शुभ शुभ बोलिए, भगवान ना करे ऐसी ना बताए। आप दोनों बहस मत करिए, कोई बात नहीं, मैं काम करके आराम कर लूंगी। अपनी सास के कहे अनुसार कविता बर्तन धोने चली जाती है। थोड़ी ही देर में राघव भी मिठाई का डिब्बा लेकर वहां पहुंच जाता है। ये लीजिए, माँ ले आया आपके लिए ढेर सारी मिठाई। अब आप चाहे तो इसे अपने मोहल्ले में क्या पूरी दिल्ली में भी बांट सकती है। तब भी मिठाई कम नहीं पड़ेगी। ये तो मुझे बता रहा है या ताने दे रहा है? अरे मेरी क्या मजाल जो मैं आपको तंज कसूं। मैं तो बस बता रहा था। हाँ ठीक है ठीक है, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ मिठाई बांटने, तब तक घर और बहू का ध्यान रखना। उसे बैठने मत देना, खाली कोई ना कोई काम सौंपते रहना। इतना बोलते ही इंद्राणी बिना राघव की बात सुने वहां से चली जाती है। राघव हैरानी भरी नजरों से अपनी माँ को जाते हुए देखने लग जाता है। पापा, ये मम्मी अभी क्या बोल कर गई? मेरे सुनने में कोई गलती हुई है क्या? या आपने भी यही सुना जो मैंने सुना, कविता को खाली नहीं बैठने देना? हाँ बेटा, तुम्हारी माँ अभी यही बोल कर गई है। लेकिन माँ ने ऐसा क्यों कहा? अरे बेटा, उसे लगता है कि एक प्रेग्नेंट औरत जितना ज़्यादा काम करेगी उतने ही आराम से उसकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाएगी, और डिलीवरी के टाइम बच्चा स्वस्थ भी पैदा होगा। अरे ये क्या बात हुई पापा? ये सब तो महज एक भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। डिलीवरी तो अच्छे खान पान पर निर्भर करती है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा काम तो बच्चे को नुकसान भी पहुंचा सकता है। अब यह बात तुम्हारी माँ को कौन समझाए? वो तो पता नहीं कौन से ज़माने में जी रही है। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं और कविता की प्रेगनेंसी का 6ठा महीना शुरू हो जाता है। अब उसका पेट काफ़ी ज़्यादा उभर चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कविता के काम में ज़रा भी गिरावट नहीं आती। बहू,
जरा मेरे कमरे में जाकर खिड़कियों और पंखों की सफाई कर दे, बहुत धूल जम चुकी है उनमें। माँ, कविता का 6वां महीना चल रहा है, कम से कम अब तो आप उस पर तरस खा लीजिए। अरे तू मुझे ज्ञान मत दे, तुझसे ज्यादा मुझे बहू की चिंता है। कल को चीर फाड़ करने की नौबत ना आए, इसलिए बहू को पहले से ज्यादा काम करना होगा। माँ, आप जिसे चीर फाड़ कह रही है ना, उसे ऑपरेशन कहते हैं, और आज के समय में ऑपरेशन कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्यों उसके चक्कर में कविता को इतनी तकलीफ दे रहे हो? तुझे सिर्फ मेरा काम कराना नजर आता है, बहू को लेकर मेरा प्यार, मेरी चिंता तुझे नजर नहीं आती क्या? इंद्राणी, उसके कहने का यह मतलब नहीं था कि तू बहू से प्यार नहीं करती। हाँ माँ, मैं तो बस इतना कहना चाह रहा था कि कहीं आपकी इस जिद का गलत नतीजा कविता को ना भुगतना पड़ जाए। सबके समझाने के बाद भी इंद्राणी अपनी जिद नहीं छोड़ती और कविता भी अपनी सास की हर बात को पत्थर की लकीर समझकर पूरा करती रहती है। ऐसे ही एक और महीना बीत जाता है, 7वां महीना। माँ जी, मैंने घर का सारा काम कर लिया है, अब कोई काम नहीं है, क्या मैं थोड़ी देर बिस्तर में जाकर आराम कर लूं? अरे ये क्या बोल रही हो तुम कविता? तुम पेट से हो और अब तो 7वां महीना चल रहा है तुम्हारा। अगर अभी आराम करने बैठ गई ना तो डिलीवरी टाइम रोते रहना। लेकिन मम्मी जी, मेरा बदन टूट रहा है और बहुत दर्द भी हो रहा है। अरे प्रेगनेंसी में ऐसा होता रहता है बेटा, ये सब तो मामूली सी चीजें हैं। चल जाकर मेरे लिए एक कप चाय बना दे। पर माँ जी, थोड़ी देर पहले ही तो आपने चाय पी थी। तो क्या हुआ, एक कप और बना दे, फिर से पी लूंगी। ठीक है मम्मी जी। कविता रसोई में जा रही होती है, तभी उसे असहनीय दर्द होने लगता है, लेकिन फिर भी वो अपनी सास की बात का मान रखते हुए उनके लिए चाय बनाने चली जाती है। ये सब कविता का पति भी देख रहा था। वो किसी तरह अपनी पत्नी को काम करने से रोकना चाहता था, लेकिन अपनी माँ की जिद के आगे वो मजबूर होता है। 9वां महीना। अब बस इंद्राणी, बहुत हो चुकी तुम्हारी जिद। कविता का 9वां महीना चल रहा है, अब वो घर का कोई काम नहीं करेगी। भाड़ में गई तुम्हारी सोच। देखिए, बस कुछ दिन और संयम रख लीजिए। एक बार अच्छे से डिलीवरी हो जाए और बच्चा भी रुष्ट पुष्ट हो जाए, फिर मैं जिंदगी में बहू से दोबारा कभी काम नहीं कराऊंगी। अरे मुझे भी दुख होता है उसे इस तरह काम करता देख। ये सब कहने की बात है माँ, अगर आपको सच में दुख होता ना तो इस तरह आप जानवरों की तरह उससे काम नहीं कराती। पता भी है आपको, कल पूरी रात वो दर्द की वजह से सो नहीं पाई और सुबह होते ही आपने उसे फिर से काम पर लगा दिया। मैं भी एक माँ हूँ राघव, अच्छे से समझती हूँ इस समय मेरी बहू के लिए क्या सही है और क्या गलत। माँ, आपकी इस जिद के कारण मेरे बच्चे या फिर बीवी को कुछ भी हुआ ना तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। इंद्राणी कुछ कहती कि तभी कविता सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाती है। कविता, तुम अब आराम करो, कोई जरूरत नहीं है ये सब काम करने की। हाँ बहू, राघव सही बोल रहा है, किसी भी वक्त तुम्हें लेबर पेन शुरू हो सकता है और ये सब काम तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। पति और ससुर की बात सुनने के बाद कविता अपनी सास की तरफ देखती है। मम्मी जी, क्या मैं आराम करने जाऊं? अब जब इन दोनों ने बोल दिया है तो मेरे कुछ बोलने का क्या फायदा है? मेरी इस घर में सुनता ही कौन है? जब से तुझे ब्याह कर लाया हूं ना इंद्राणी, तब से तेरी ही तो चलती है इस घर में। हाँ, वो तो दिख ही रहा है किस तरह बहू को मेरे खिलाफ भड़का रहे हो आप दोनों। माँ, आपको कविता की हालत दिखाई क्यों नहीं देती? कितनी थकी हुई है बेचारी। इस तरह राघव और इंद्राणी के बीच फिर से जंग छिड़ जाती है। दोनों को रोकने के लिए कविता कुछ कहने जा रही होती है कि उतने में उसके पेट में असहनीय दर्द शुरू हो जाता है। माँ, राघव, बहुत दर्द हो रहा है। लगता है बहू को लेबर पेन शुरू हो गया है, हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तुम चिंता मत करो कविता, हम तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। मुझसे सहन नहीं हो रहा दर्द, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। बहू, हौसला रखो, बस थोड़ी देर, एम्बुलेंस किसी भी वक्त आती ही होगी। सभी लोग फटाफट से कविता को हॉस्पिटल लेकर दौड़ते हैं, जहां डॉक्टर उसकी हालत देखकर चौंक जाते हैं। लगता है गर्भ में बच्चे की पोजीशन बिगड़ गई है, हमें जल्दी से इनका सिजेरियन ऑपरेशन करना होगा।
ऑपरेशन क्यों? अरे आप मेरी बहू की नॉर्मल डिलीवरी कीजिए ना। देखिए, इनकी हालत बहुत नाजुक लग रही है, हमें इनका तुरंत ऑपरेशन करना होगा, वरना माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी बीवी और बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। ऑपरेशन से पहले हॉस्पिटल की कुछ फॉर्मेलिटी होती है, आप पहले उन्हें पूरा कर दीजिए, तब तक हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। मैं अभी आपकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। इतना बोलते ही राघव भागकर रिसेप्शन की तरफ जाता है कि उसकी माँ बोल पड़ती है। मैं अपनी बहू का ऑपरेशन नहीं होने दूंगी। ये अब क्या बोल रही है माँ? देखिए राघव जी, जब तक हमें आपके पूरे परिवार की सहमति नहीं मिल जाती, हम ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते। भगवान ना करे अगर कल को कुछ हो गया तो आपका पूरा परिवार तो हम पर चढ़ जाएगा। बेटा तू इस डॉक्टर की बात मत सुन, ये सब इनके पैसे ऐंठने के तरीके हैं। हम किसी और हॉस्पिटल में जाकर बहू की डिलीवरी करवाएंगे। आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो माँ? कविता की हालत देखिए, बेचारी दर्द की वजह से कितना तड़प रही है, और ये सब आप ही के कारण हुआ है ना आप इससे इतना काम कराते और ना आज वो और हमारा बच्चा जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे होते। ये सब इस डॉक्टर का नाटक है बेटा। इनसे बोल के नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, ये सब चीरफाड़ नहीं चलेगी तो करेगा नॉर्मल डिलीवरी। इतने में कविता भी दर्द से चिल्ला उठती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ कीजिए। बहू तू फिक्र मत कर, हम बस थोड़ी देर में तुझे अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाएंगे। क्या कर रही हो इंद्राणी? उसकी हालत देख रही हो? इतना टाइम नहीं है कि हम उसे कहीं और लेकर जा सके। तुम प्लीज अपनी जिद छोड़ दो। अरे आप क्यों नहीं समझ रहे? कविता अभी सिर्फ 26 साल की है और इस उम्र में उसके लिए ऑपरेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। माँ जी मुझे सच में बहुत दर्द हो रहा है, मैं और सहन नहीं कर सकती, आप लोग प्लीज कुछ कीजिए। देखिए, अगर हमने और देरी की तो इनकी जान भी जा सकती है। आप लोग प्लीज जल्द से जल्द कोई फैसला लीजिए। फैसला क्या लेना है? हम अभी अपनी बहू को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। माँ प्लीज, मैं अपने बीवी और बच्चे को लेकर कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। डॉक्टर आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। राघव तुझे मेरी बात नहीं माननी तो मत मान, लेकिन मैं अपनी बहू का ऑपरेशन किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी। अगर ऐसी बात है तो हमें माफ़ करना, हम इनकी डिलीवरी नहीं कर सकते। आप प्लीज़ इन्हें कहीं और ले जाइए। यहाँ खड़े होकर बहस करके आप अपना और हमारा समय ज़ाया मत कीजिए। दर्द से तड़प रही कविता को नज़रअंदाज करते हुए इंद्राणी अपनी जिद पर कायम रहती है। अंत में परिस्थितियों के आगे हार मानकर कविता दम तोड़ देती है। कविता क्या हुआ तुम्हें? अपनी आंखें खोलो कविता। माँ पापा, कविता कुछ बोल क्यों नहीं रही? बहू आंखें खोलना बेटा, देख हम तुझे अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाएंगे, तू डर मत, सब ठीक हो जाएगा बेटा। कविता को अचानक चुप देखकर डॉक्टर्स उसे चेक करते हैं, जिसके बाद वो माँ और बच्चे दोनों को मृत घोषित कर देते हैं। कविता और अजन्मे बच्चे की मौत से पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। यह सब तुम्हारी जिद के कारण हुआ है इंद्राणी। तुम्हारी जिद ने आज एक नहीं दो मासूमों की जान ले ली। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बहू की भलाई के लिए कह रही थी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अपने जानबूझकर मारा है माँ, मेरी बीवी और मेरे बच्चे को। आपके कारण मेरी कविता ने दर्द से तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो माँ। मुझे माफ कर दे बेटा, आज मेरी जिद ने तेरा बसा बसाया परिवार उजाड़ कर रख दिया। माँ जो गलती आपने की है ना, उसकी कोई माफी नहीं है। मैं आपको जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर राघव अपनी बीवी की लाश को गोद में उठाकर चल देता है और देखते ही देखते अपने माँ बाप की आंखों से ओझल हो जाता है।